अब्दुल रहमान साहब ने जो किताब लिखी है, उनके किताब के उद्घाटन के अवसर पर एक चर्चा सत्र भी हो रहा है जो मुस्लिम समाज के पॉलिटिक्स के ऊपर है। मंच पर बैठे सभी साथीगण, मुझे लगता है कि जिस माहौल में हम राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, इस माहौल को अगर हम समझेंगे तो लिखने का और बोलने का अधिकार ही एक तरह से बंद कर दिया गया है। जो सच्ची बात करेगा, जो हक की बात करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे माहौल में हम राजनीतिक बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो किताब है, ये मुस्लिम समाज को आने वाले समय में पॉलिटिकल बार्गेनिंग करने के लिए गाइडलाइन के तौर पे मार्गदर्शन करेगी। असल में बात यह है कि जिस माहौल में, जिस दहशतगर्दी में हम पॉलिटिकल की चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के बाद इस देश में इलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस कगार पर हम खड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो खाली दिखाई देते हैं, लेकिन पूरी तरह से आरएसएस ने और भाजपा ने संविधान को खोखला बना डाला है। कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जिस संस्था में आरएसएस का और बीजेपी का प्रभाव नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं कि हम यहाँ पॉलिटिकल बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का बहुत बड़ा प्लान इस देश में शुरू है कि वोटिंग लिस्ट से दलित, मुस्लिम और आदिवासी और माइनॉरिटी जो समाज है, उनके नाम को डिलीट किस तरह से किया जाए, इसकी बहुत बड़ी साजिश शुरू है। उस बारे में हमको सजग रहना पड़ेगा। हम बार्गेनिंग की बात करेंगे जब यूनिटी रहेगी, तब बार्गेनिंग कर सकते हैं। जब हम यूनिटी में नहीं है तो कौन से बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं। हमको अगर इस देश में आज के समय में देखा जाए तो क्रांति और प्रतिक्रांति की जो लड़ाई इस देश का इतिहास रहा है, वही क्रांति और प्रतिक्रांति की लड़ाई शुरू है। आरएसएस इस देश को, यहां के माइनॉरिटीज, मुस्लिम, दलित, आदिवासी को पूरी तरह से तहस नहस करना चाहती है। ऐसे समय में अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, संविधान को जिंदा रखना है, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करने की बहुत ही जरूरत है। अगर हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पर ध्यान नहीं देंगे, हम इमोशनल पॉलिटिक्स पर ध्यान देंगे, तो आने वाले समय में हम दोबारा मोदी को लाने के लिए एक तरह से मदद कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो फैक्चुअल पोजीशन है पॉलिटिक्स की, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। भिवंडी में देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी बातें करेंगे कि भिवंडी में 14% आबादी मुसलमानों की है, 5-6% आबादी दलितों की है, आदिवासियों की है, जो सेक्युलर विचारधारा मानते हैं वो हिंदुओं की है। फिर भी हम यहां आमदार मुस्लिम बना नहीं सकते। हमारे अंदर जो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स भरी है, उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। अगर आप आइडियोलॉजिकली करप्ट हो और ऊपर ऊपर से सेकुलर दिखा रहे हो, मैं अभी भी कहता हूं भिवंडी में बीजेपी के लोग ही मुसलमानों के 3 सीट पैसा देकर खड़े करेंगे।
और फिर से बीजेपी की सीट आएगी, ये लिख के रखना। पॉलिटिक्स डिवोशन मांगता है, पॉलिटिक्स सैक्रिफिकेशन मांगता है, और वो देने की अगर आप में हिम्मत है, उसके खिलाफ में लड़ने की हिम्मत है, तो आप जीत सकते हैं, वरना आप नहीं जीत सकते। आबादी का होना मतलब पॉलिटिक्स में सक्सेस होना नहीं होता। आबादी का जागरूक होना, अपने वोट के प्रति सजग होना और अपनी जमहूरियत के प्रति, समाज के धर्म के प्रति ड्यूटीज को समझ लेना, तभी आप एक बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स कर सकते हो। इसका एब्सेंस है मुस्लिम समाज में। इस फैक्चुअल पोजीशन पे हम बात नहीं करते, हम दूसरी बात करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, सेक्युलर पॉलिटिक्स करना चाहिए, उसके लिए मुस्लिम कौम से लीडरशिप खड़ी भी होनी चाहिए। लेकिन कोई एक कौम राजनीतिक रिवॉल्यूशन ला सकती है, ऐसी देश में आज स्थिति नहीं है। आपको दलित को साथ में जोड़ना पड़ेगा, आपको आदिवासियों को साथ में जोड़ना पड़ेगा, माइनॉरिटीज में जो जो लोग हैं उन सबको एक साथ जोड़ना पड़ेगा और इस देश की जमहूरियत को बचाना पड़ेगा। ये देश 2024 के बाद एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा या तो मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा। ये आरएसएस ने तय किया है। एब्सेंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटीज जो बात करते हैं, तो ये आज की साजिश नहीं है। ये जब गोलवलकर आरएसएस का बंच ऑफ थॉट लिखा, वी नेशन वुड डिफाइन नाम की किताब लिखी, उसमें ही लिखा गया है कि यहां के मुसलमानों को, दलितों को सेकेंडरी सिटीजनशिप होनी चाहिए। जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने वो लागू किया। तो हमको आरएसएस की और बीजेपी की राजनीति खत्म करने के लिए आज के माहौल में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। ना केवल मुस्लिम धर्म के अंदर होना चाहिए, बल्कि दलित वर्ग, जो प्रागतिक विचार के जो संगठन है, जो सेकुलरिज्म को मानते हैं, ऐसे सारे लोग को एक साथ आकर एक स्ट्रैटेजी बनाकर हमको पॉलिटिक्स का एक अच्छा रणनीति बनाकर इस 2024 में सामना करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर सकते तो आने वाले समय में भाजपा, चाहे मॉब लिंचिंग हो, 8 लाख को मारे, 2014 से जो दहशतगर्दी बढ़ते जा रही है, 8 लाख को मारने के बाद रोहित वेमुल्ला, गुजरात में दलितों का जिस तरह से मॉब लिंचिंग किया गया, एक दहशतगर्दी का माहौल है। और उस माहौल को कायम करने के लिए जो ब्राह्मणवादी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से काम कर रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन काम को हमको समझना पड़ेगा। हम खुली बात नहीं करते, हम डर डर के बात कर रहे हैं। हम खुली राजनीति नहीं कर रहे हैं, डर डर के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे बोलने वाले लोग, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग, मुझे जब रहमान साहब मेरे सामने आए तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब ने कभी ओबीसी के आरक्षण को लेकर, महिलाओं के आरक्षण को लेकर अपने मंत्री पद का रेजिग्नेशन दिया था। उसी तरह का काम जो सीए का कानून बना, उसके खिलाफ में उन्होंने रेजिग्नेशन देने का काम किया है। तो ये समाज के लिए एक डिवोटेड लीडरशिप क्या होती है, एक डिवोटेड पॉलिटिशियन क्या होता है, यह समझने के लिए ऐसे अफसरों की जरूरत है। किसी भी धर्म को, समाज को राजनीति में सक्सेस करने के लिए मध्यम वर्ग का होना बहुत ही जरूरी होता है। आज आप मुस्लिम समाज के प्रोफेसरों से, डॉक्टरों से, प्राध्यापकों से बात करो, मैंने की है, वो बोलते हैं, 1-2 मिनट में खत्म करता हूं, 2 मिनट में। हम फैक्चुअल पोजीशन पे जो मुझे दिख रहा है उस पे बात होनी चाहिए, इसलिए एक आखिरी मुद्दा लेके मैं बात को खत्म करता हूं। हम जब डॉक्टरों से बात करते हैं, प्राध्यापकों से मुस्लिम बात करते हैं, थोड़े इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करते हैं, तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स गंदा है, हमारे लोग गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जिस समाज का, जिस धर्म का मध्यम वर्ग अपॉर्चुनिस्ट हो जाता है, वो समाज को मार्गदर्शन नहीं करता, गाइडलाइन नहीं करता, उस समाज के कौम का समाजकारण, राजकारण और एजुकेशन खत्म हो जाता है। इसलिए मध्यम वर्ग को, मुस्लिम समाज के मध्यम वर्ग को जागरूक करना पड़ेगा। पत्रकारों को, डॉक्टरों को, वकीलों को, सबको जागरूक होना पड़ेगा।
हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, ये बोलना भी पॉलिटिक्स है। आपने जब डेमोक्रेसी में कदम रखा है तो पॉलिटिक्स करना अनिवार्य बनता है, क्योंकि आप जब तक पॉलिटिक्स में नहीं जाओगे तब तक आप कानून नहीं बना सकते, अपनी समाज की पैरवी नहीं कर सकते। तो इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। आज माहौल ऐसा है कि आग लगाने वाला ही हंगामा मचाए हुआ है कि आग कौन लगा रहा है, तो भाई आग कैसे बुझा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को समझे, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करें। आज भी हमारे लोग इलेक्शन आने के बाद ऑफिस भी बदलते हैं, ऑफिस के बोर्ड भी बदलते हैं। मैं कभी कपिल पाटिल जी के बोर्ड देखता था ऑफिसों पे, आज कांग्रेस के बोर्ड देख रहा हूं। कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम, किस तरह से की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स करने वाले को आज के समय में एक आइडियोलॉजिकल थॉट होना जरूरी है। अगर आप आइडियोलॉजिकली करप्ट हो तो ना खुद को न्याय पा सकते हो ना कौम को पा सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि अवेयरनेस प्रैक्टिकल राजनीति पे होना चाहिए, एक आइडियोलॉजिकल थॉट होना चाहिए, और हम किस वे से जा रहे हैं उस वे में पत्थर होंगे, कांटे होंगे, हमको मारा जाएगा, काटा जाएगा, लेकिन यह इतिहास लिखा जाएगा कि जब जमहूरियत खतरे में थी, जब कौम खतरे में थी, जब मानवता खतरे में थी, तो हम उन सारे ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे जिन ताकतों ने हमको गुलाम बनाने की कोशिश की थे। तो ऐसा इतिहास लिखा जाना चाहिए, इसलिए हमको लड़ने के लिए सजग होना चाहिए। इसी अपील के साथ फिर एक बार अब्दुल रहमान साहब को, मैं वक्ता नहीं हूं आज की इस सभा का, फिर भी आयोजकों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। बहुत ही अहम गुफ्तगू एडवोकेट किरण चन्ने साहब कर रहे थे और यकीनन उन्होंने खतरे की घंटी भी बजाई। एक बड़ा बारीक सा शेर है कि हमें खतरे का अंदाज़ा है लेकिन, हमें खतरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है, और तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। तो यकीनन बहुत ही अहम गुफ्तगू किरण चन्ने साहब कर रहे थे।